कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं हम केस स्टडी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। राइट, जितने हमने प्रोविजन कवर अप कर लिए हैं राइट, उसी से रिलेटेड जो है केस स्टडी जो है वो आज हम कवर करेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं केस स्टडी सॉल्व करने के लिए? एंड द आंसर वुड बी यस। ओके, तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से। सर आप भी सोचते हो सर आते ही ना एकदम टॉपिक पे आ जाते हैं, कुछ इधर उधर की बात नहीं होती है। यार दोस्तों वैसा ना इधर उधर की बात करते आती नहीं है, ठीक है। होप सो एग्जाम अभी है आपका पास में, ठीक है। तो इधर उधर की बातें करनी भी नहीं चाहिए, इधर उधर की बातें करने के लिए अभी जो है सारी उम्र पड़ी हुई है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों। ओके, सो एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 with the help of an example. What is the effect of such impossibility? Now दोस्तों अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले तो ये आपको दिख ही रहा होगा कि जुलाई 2021 में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है, राइट। अब अगर मैं ये सोचूं कि सर ये क्वेश्चन कहां से आया है, राइट, मर्केंटाइल लॉ में क्वेश्चन कहां से, तो सबसे पहली बात तो एक्ट को पकड़े तो एक्ट तो यहां पे दिया हुआ है। ये एक अच्छी बात है फाउंडेशन में कि एक्ट दे देता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है कि पार्टनरशिप एक्ट से है या सेल ऑफ गुड से है या राइट। तो ओके, ये इसने कॉन्सेप्ट दे दिया कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। अब बच्चे बोल रहे सर इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल कई जगह पे पढ़ा है सर, इम्पॉसिबल इवन इम्पॉसिबल से सर आई एम पॉसिबल, कैसे ये समझा जाए कि कौन सा इम्पॉसिबल वाला है? तो अगर आप सोचेंगे दोस्तों तो एक था इम्पॉसिबल वर्ड जो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 36 में। कहां पे पढ़ा था? सेक्शन नंबर 36 में। ये क्या बोल रहा था? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, याद है। और यहां पे इम्पॉसिबल जो वर्ड यूज किया गया था वो इवेंट से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? इवेंट से रिलेटेड। तो इम्पॉसिबल इवेंट अगर इन्वॉल्व है किसी भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो वो क्या हो जाता है? वाइड एग्रीमेंट हो जाता है, राइट। उस समय भी इस सेक्शन का हमने जिक्र किया था, पर अब जो इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों वो एक्ट की बात है। एक्ट मतलब ये लॉ वाला एक्ट नहीं, एक्ट का मतलब है एक्शन से, राइट। तो इम्पॉसिबल एक्ट की बात हो रही है एंड दैट एक्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 56। याद रखिएगा 36 एंड 56 को। तो 36 जो बात कर रहा है दोस्तों वो किसकी बात कर रहा है? वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। बट यस डेफिनेटली ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल एक्ट नहीं है। पर अगर जब हम सेक्शन 56 की बात करेंगे तो यहां पे इम्पॉसिबल एक्ट की बात होगी एंड जो कॉन्सिक्वेंस होगा दैट वुड रिमेन द सेम, दैट इज वाइड एग्रीमेंट। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कहां पे चलते हैं दोस्तों? सेक्शन नंबर 56 पे, राइट। तो जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है स्टेटमेंट उसको हम बाद में कवर करेंगे। आगे हम जो है एज इट इज सेक्शन नंबर 56 को पढ़ने की कोशिश करें। तो आगे ये हम देख लेते हैं कि अभी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कवर हो गया। सेक्शन नंबर 37 की बात होगी ऑब्लिगेशन। सेक्शन नंबर 38 क्या बात होता है दोस्तों? यस, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। इस केस में प्रोमिसर शैल नॉट बी बाउंड टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, है ना। अगर प्रोमिसी ने कुछ भी एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, कंडीशन दे दिया है, तो फिर प्रोमिसर वहां पे ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा परफॉर्म करने के लिए। सेक्शन नंबर 39 में सेम अब यही प्रोमिसर के साथ हो जाएगा। अगर प्रोमिसर ने जो है परफॉर्म करने से मना कर दिया है, राइट, तो यस इट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज इस वर्ड को भी यूज कर लीजिएगा यहाँ पे, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन अबाउट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन नंबर 39 है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा,
ठीक है। सेक्शन नंबर 40 जो था वो बाय होम कौन परफॉर्म करेगा, तो ये हमने बता दिया था कि नॉर्मल प्रोमिसर परफॉर्म करता है, और अगर वो डेथ वगैरह हो गई उसकी तो फिर रिप्रेजेंटेटिव भी जो है उसका परफॉर्म कर सकता है। या स्पेसिफिकली जहां पे दिया हो गया हो कि भाई प्रोमिसर और रिप्रेजेंटेटिव है जो कॉम्पिटेंट पार्टी को अपॉइंट कर सकते हैं, फिर वो कॉम्पिटेंट पार्टी भी जो है यस परफॉर्म करेगा। सेक्शन 41 बोलता है थर्ड पार्टी से अगर आपने काम करवा लिया है, प्रोमिसी को बोलता है कि थर्ड पार्टी से तुमने काम करवा लिया तो प्रोमिसर को आप फोर्स नहीं कर सकते हो नॉन परफॉर्मेंस के लिए, राइट। ज्वाइंट प्रॉमिस हमने आपको पढ़ा दिया तो 42, 43, 44। 42 क्या बोलता है कि भैया अगर ज्वाइंट प्रॉमिस हुआ है तो कौन फुलफिल करेगा प्रॉमिस, तो हमने बताया था जीतर ही सबको करना पड़ेगा, जितने भी मेंबर है ज्वाइंट प्रॉमिसर है। ओके, इसमें से कोई एक मर गया तो उसकी जगह पर रिप्रेजेंटेटिव आ गए, बाकी के लोग जो सर्वाइवर के रूप में यस रिप्रेजेंटेटिव के साथ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन के साथ जो है वो परफॉर्म करेंगे प्रॉमिस को। और बोलता है अगर सब मर गए तो बोले उसके जो रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव साथ में मिलकर जो है ज्वाइंटली परफॉर्म करेंगे प्रॉमिस को। 42 हो गया। 43 बोलता है प्रॉमिस जो किसी भी ज्वाइंट प्रॉमिसर को कंपेल कर सकता है, फोर्स कर सकता है भैया तुम ही जो है लायबिलिटी पूरी पे करो। हाँ, आपको यही सेक्शन जो है राइट भी दे देगा कि बाकी के ज्वाइंट प्रॉमिसर से आप जो है अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन में ले सकते हो इक्वली। क्लियर? ओके। देन इसके बाद बोलते हैं रिलीज। क्या प्रॉमिसी किसी ज्वाइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर सकता है? या कर सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो रिमेनिंग ज्वाइंट प्रॉमिसर हैं उनसे आप पैसा ले सकते हो इक्वल प्रोपोर्शन मैनर पे। ओके। देन इसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स। तो ज्वाइंट राइट्स एंड ज्वाइंट लायबिलिटी समझ में आ गया। तो ज्वाइंट लायबिलिटी प्रॉमिसर के लिए था तो ये किसके लिए बन जाएगा? प्रॉमिसी के लिए। तो जो काम ज्वाइंट लायबिलिटी सेक्शन 42 में प्रॉमिसर के लिए होता था वही काम अब 45 में प्रोमिसी के लिए होगा। तो क्या केस था यहाँ पे, एक प्रोमिसर के साथ अगर कई सारे प्रोमिसी हैं तो उस केस में हर एक प्रोमिसी के पास क्या होगा? राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस। तो सारे लोग जिंदा हैं तो सारे लोग कर सकते हैं क्लेम परफॉर्मेंस। ओके, उसमें से कोई एक मर गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव बाकी के सर्वाइवर कर सकते, सभी लोग मर गए तो सभी के रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली जो है राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ओके। टाइम एंड प्लेस और फॉर परफॉर्मेंस जो हमने कल बता दिया था 46, 47, 48, 49, 50 ये 5 सेक्शंस हमने बताए थे दोस्तों, याद है? यस। क्या बताया था मैंने? सिंपल सा कि अगर एप्लीकेशन दिया हो तो सीधा सेक्शन नंबर 50 लगा देना, बात खत्म हो गया। एप्लीकेशन मतलब मैनर तरीका सब बताया गया, सेक्शन 50 लगा दो, बात खत्म। अगर एप्लीकेशन नहीं है, नो एप्लीकेशन है, राइट। तो और यहां पे क्या दिया हुआ है? टाइम, टाइम में डेट एंड आवर्स कवर है, डेट एंड आवर्स कवर है, प्लेस कवर है, तो वही टाइम, वही डेट, वही आवर्स, वही प्लेस पे परफॉर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। टाइम में अगर डेट दिया है आवर्स नहीं दिया है, क्या बोला मैंने? डेट दिया है आवर्स नहीं दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? उसी डेट पे करना है। एंड आवर्स नहीं दिया तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस हो जाएगा। अच्छा, टाइम ही अगर नहीं दिया है तो रीजनेबल टाइम सेक्शन नंबर 46 लग जाएगा। ओके। देन इसके बाद अगर प्लेस नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है दोस्तों? प्लेस नहीं दिया है तो 49 लगेगा, और उसके साथ साथ 49 लग जाएगा, यस और नो। और 49 के साथ साथ 48 लगेगा। क्या लगेगा? कि भैया आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी प्रोमिसी को पूछने के लिए कि भैया प्लेस कौन सा होगा। तो उस केस में 48 में जो है प्रोमिसी की ये लायबिलिटी ड्यूटी बन जाती है कि प्लेस वो प्रोवाइड करेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। इतनी सी बात जो थी वो कहां पे थी दोस्तों? 46, 47, 48, 49, 50 में, राइट। अभी जो 51, 52, 53, 54, 55, 56 एंड 57, 58, 59, 60, 61 तक ये जो है देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, राइट। ये सारा का सारा जो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस से रिलेटेड है। ओके। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, बराबर है क्या? यस। अच्छा, इसमें एक चीज और आ जाएगी, दैट इज एप्रोप्रिएशन एंड पेमेंट की बात भी होगी। एप्रोप्रिएशन एंड पेमेंट की बात होगी कहां पे? ये 59 से लेके 61 तक ये एप्रोप्रिएशन एंड पेमेंट की बात है, ठीक है। और 51 से लेके कहां से लेके? 51 से लेके 58 तक ये जो आपका रहेगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस रहेगा। पिक्चर क्लियर है? यस। जिसमें से अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 56 डिस्कस करने वाले हैं, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो चलिए आ जाइए 56 देख लेते हैं, बस ऑलमोस्ट आपका ये परफॉर्मेंस कंप्लीट ही है। तो सबसे पहले आते हैं हम 56 देते हैं। चल ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट।
ना 56 क्या बोलता है दोस्तों? 56 बहुत सिंपल सी बात करता है कि कोई भी, ध्यान से समझिएगा, कोई भी एग्रीमेंट, क्या बोला है? कोई भी एग्रीमेंट अगर इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल देता हूं, ए बोलता है बी को कि जाओ अंतरिक्ष से चांद जमीन पे लेके आओ। बोले साहब फिल्म देख के आए क्या है? ये ऐसी इम्पॉसिबल सी चीज है, पॉसिबल ही नहीं था। अगर ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये वाइड एग्रीमेंट है। ये पिक्चर क्लियर कर दिया इसने। तो यहां पे इवेंट नहीं था। इवेंट और एक्ट में क्या फर्क होता है कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोलता है कि जाओ ये करो, तो वो एक्ट है। और जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोलता है कि ये देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो करने को नहीं बोल रहा है, ऐसा हो रहा है, वो बोल रहा है सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, कभी पॉसिबल है नहीं। तो इसको क्या बोलोगे आप? इम्पॉसिबल एक्ट या इम्पॉसिबल इवेंट? दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। आ रहा है बात सर? यस। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, वहां पे सेक्शन नंबर 36 अप्लाई होगा, 56 अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। क्लियर है या नहीं क्लियर है? वेरी गुड। ना अब यहां पे क्या बोलता है? अब एक तो इसमें दो चीजें हो सकती है इम्पॉसिबिलिटी के तौर पे कि भाई जब आप ऑफर दे रहे हो वो ऑफर ही इम्पॉसिबल है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वाइड एब इनिशियो इम्पॉसिबल एक्ट है। कभी कभी क्या हो जाएगा कि आप जब एग्रीमेंट बना रहे हो, एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या जरूरी है? ऑफर, ऑफर दिया, वैलिड ऑफर था, एक्सेप्टेंस किया, वैलिड एक्सेप्टेंस था, कंसिडरेशन भी आ गया, वैलिड कंसिडरेशन था, एग्रीमेंट बन गया, वैलिड एग्रीमेंट था, राइट। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ था, कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कुछ ऐसा हुआ, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जो है इम्पॉसिबल हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे बोला कि पहले जब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था बहुत बढ़िया था, राइट, यस और नो, यस। पर अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद चूंकि ऑफर टू परफॉर्म था, फ्यूचर में परफॉर्म करना था, ए अलग कंट्री से था, बी अलग कंट्री से था, दोनों कंट्री के बीच में क्या हो गया? वॉर छिड़ गई, राइट। तो अब जब वॉर छिड़ गई तो इस केस में क्या हो जाएगा? इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो इस केस में अगर प्रोमिसर ने अपना वादा तोड़ भी दिया, क्या कर दिया? तोड़ दिया, तो क्या वो वाइड एग्रीमेंट माना जाएगा या वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? बोलो जरा फटाफट से, क्या माना जाएगा दोस्तों? वाइड कॉन्ट्रैक्ट या वाइड एग्रीमेंट? यस कम ऑन। तो देखिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। तो जब बनाया गया था कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड था। उसके बाद क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, राइट, यस। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहां पे इम्पॉसिबिलिटी कब आ रही है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के बाद। तो वंस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट कैन नेवर बी कॉल्ड एज वाइड एब इनिशियो, इट कैन नेवर बी कॉल्ड एज वाइड एग्रीमेंट। Once the contract is valid, thereafter contract becomes, that impossible, always called as what? Wide contract. Ceased to be enforced by law. वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सीज्ड टू बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। कहने का मतलब अगर प्रोमिसर ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो आप उसे कोर्ट पे घसीट के नहीं ले जा सकते हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। इसके बाद क्या बोलते हैं? कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। इसको भी पढ़ के एक बार देख लेते हैं क्या बोला है। वेयर वन पर्सन हैज प्रॉमिस्ड टू डू समथिंग व्हिच ही न्यू और विद रीजनेबल ड्यू डिलिजेंस माइट हैव नोन एंड व्हिच द प्रोमिसर डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, सच प्रोमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन टू सच प्रोमिसी फॉर एनी लॉस। एग्जांपल के तौर पे सेकंड वाले पॉइंट को एग्जांपल के तौर पे अपन समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये बोला कि सपोज मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था ए और बी के बीच में, ओके। ए सपोज मान लो महाराष्ट्र से और बी सपोज मान लो कहां से है? गुजरात से सपोज ए ने बी को बोला कि मैं तुमको 100 बॉटल या सपोज मान लो एक गाड़ी जो है दारू का जो सप्लाई है वो मैं तुमको दूंगा, आप उसके लिए मेरे को जो है 50 लाख रुपए दे देना। बी रेडी हो गया, बी रेडी हो गया, ए भी रेडी हो गया। बट ए जो है वो सपोज मान लो गवर्नमेंट एजेंसी में काम करता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में क्या हुआ? ए को पता था कि गुजरात में दारू जो है बैन होने वाला है, से सपोज।
आ रहा है बात समझ में? यस। ए को पता था कि गुजरात में दारू बैन होने वाला है, बी को नहीं पता था। अब ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जानबूझ के बोला कि अपन जो है फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप एक काम करिए 50 लाख रुपए मुझे एडवांस में दे दो। बी ने बोला ठीक है भाई, अच्छी पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजैक्शन किया हुआ है, गड़बड़ नहीं होएगा। बी ने 50 लाख रुपए दे दी, मतलब बी ने अपना प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसके साइड से? बी के साइड से। ए ने अभी तक नहीं किया था। ए ने बोला कि मैं जो है अगले महीने करूंगा, उसको पता था इस महीने के एंड में जो है अभी गुजरात में जो है वो क्या हो जाएगा, वहां पे जो है दारू सप्लाई करना जो है वो बैन हो जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ, ठीक वैसा ही हुआ। अब जब बी ने देखा कि भैया अगले इस 1 तारीख को, 1 ऑफ से सपोज मान लो मई, ठीक है, 1 अप्रैल को इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और इसने बोला था कि मैं 5 मई तक जो है वो आपको दारू सप्लाई कर दूंगा। बात ये हुई कि जैसे 30 अप्रैल को उसको पता था 30 अप्रैल को सब बैन होने वाला है, याद है ना, जैसे मोदी जी ने किया था कि भैया डिमोनेटाइजेशन। अब किसी को भी नहीं, जिसको पता था और उसने अगर जानबूझ के ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो डेफिनेटली वो इस एग्जांपल में कवर हो जाता। यस और नो? यस। तो दोस्तों अब यहां पे जो मैं बता रहा हूं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये बोलता है कि ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया, ए को पता था, ए को पता था कि नेक्स्ट मंथ पे जो है दारू यहां पे बैन होने वाली है, इसके बाद भी उसने कर दिया। बी को नहीं पता था, बी ने पेमेंट कर दिया। अब जब बात आई परफॉर्मेंस के एग्जीक्यूशन की तो उस दिन तो भैया खत्म हो गई बात, नहीं कर सकते थे। बी बोला भैया मेरा 50 लाख रुपए वापस कर दो। ए बोला मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो दारू देने के लिए रेडी हूं, तुम ले लो। बोले साहब ले नहीं सकते क्योंकि गुजरात में दारू का सप्लाई बैन हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, नहीं ले सकते। बोले तुम्हारा प्रॉब्लम है साहब, मेरा क्या प्रॉब्लम इसमें। बोले तुम तो गवर्नमेंट एजेंसी में काम करते, तुमको तो पता होना चाहिए। नहीं साहब मेरे को नहीं पता था। अब मान लो, अब यहां पे समझना, जब बात कोर्ट पे जाती है तो एविडेंस एक्ट हमेशा अप्लाई होता है, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसकी बात नहीं होगी, बट डेफिनेटली जब भी कोर्ट का जजमेंट आएगा तो एविडेंस फैक्ट की बात होती है वहां पर। तो ए ने बोला कि भाई नहीं मेरे को नहीं पता था ना। यहां पे जो बर्डन है वो किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा कि भैया इसने जो है मेरे साथ गड़बड़ किया है, इसको पता था फिर भी जो है इसने जो है ये ऐसा प्रॉब्लम किया है। तो वो जो ब्लेम कर रहा है कि ए को पता था, तो बी को प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया बताओ कैसे इसको पता था। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, सारी चीजें होगी और वहां पे एक एग्रीमेंट निकला जहां पे इस ए की भी सिग्नेचर अवेलेबल थी। से सपोज ए ने भी साइन किया हुआ था और उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, जो सपोज नोटिफिकेशन वगैरह आया था तो सबने एक्सेप्ट कर लिया था, इसने भी अपना जो अथॉरिटेटिव पावर था इस्तेमाल करते हुए साइन कर दिया, हाँ भाई मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, ये बैन कर दो। बहुत बढ़िया साहब। से सपोज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ओके ना। अब क्या हुआ इस केस में, जैसे ये साक्ष्य मिल गया, एविडेंस मिल गया, तो क्या ये अब प्रूफ कर देगा कि ए को पता था कि यहां पे जो है बैन होने वाला? यस। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है क्योंकि एग्रीमेंट गवर्नमेंट एजेंसी में था। आ रहा है बात समझ में? यस। तो मान लो सभी जगह पे जो है वो नोटिफिकेशन गया होगा, सबको पता चल जाएगा भाई गुजरात में बैन होने वाला है, तो इसको भी नोटिफिकेशन इसने भी साइन कर दिया था। तो उस एविडेंस के जरिए ये कंफर्म हो जाएगा कि ए को पता था। जैसे ये कंफर्म हो जाएगा, ये वाला क्लॉज जो है अप्लाई हो जाएगा। क्या बोलेगा? वेयर वन पर्सन हैज प्रोमिस्ड टू बी समथिंग व्हिच ही न्यू। आगे बात समझे? प्रॉमिस किया था कि भैया मैं पहुंचाऊंगा, सप्लाई करूंगा, और उसको पता था कि भाई अगले महीने नहीं पहुंचा सकता, तब भी उसने यही डेट दी थी। और विद रीजनेबल ड्यू डिलिजेंस माइट हैव नोन एंड विच द प्रोमिसी डिड नॉट नो, प्रोमिसी को नहीं पता था, टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, ऐसा कुछ असंभव सा हो जाएगा, सच प्रोमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन। टेक नहीं लिखा है, मेक लिखा, मतलब अब जो भी लॉस हुआ है उसको देना पड़ेगा। ओके, compensate such promise for any loss which such promise sustains through the non performance of the promise। तो इस केस में लॉस क्या होएगा कि इसका जो 50 लाख रुपए दिया था, एक तो ये वापस करेगा और प्लस
जो भी कस्टमर को गुजरात वाली पार्टी ने बी ने डील किया रहा होगा कि हाँ भाई इतना इतना देंगे, उसका एडवांस वगैरह आया हुआ था, इतना लेन देन था, आ रहा है बात, तो जितना भी लॉस होगा वो भी जो है उसको एज अ कंपनसेशन देना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर, यस। तो 56 क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो दो चीजें इसमें कवर होगी, क्या दोनों पार्टी को पता है भैया वो कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं आएगा, वाइड एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। ये क्या था कि ऑफर करते वक्त या एक्सेप्टेंस करते वक्त, कंसिडरेशन डिसाइड करते वक्त, ऑफर या एक्सेप्टेंस करते वक्त ही पता चल जाए तो वो इम्पॉसिबल एक्ट में आ जाएगा, सेक्शन 56 लग जाएगा, वाइड एग्रीमेंट। पर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऑफर भी वैलिड, एक्सेप्टेंस भी वैलिड, कंसिडरेशन वैलिड है, सब कुछ हो गया, एग्रीमेंट बन गया, उसके बाद अगर कुछ भी इम्पॉसिबिलिटी आती है उसी को हम बोलते हैं दोस्तों सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोला मैंने, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबल, मतलब कहने का मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच वैलिड बट देयर आफ्टर बिकॉज ऑफ सम रीजन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड नॉट एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। अब ये रहा आपका सेक्शन नंबर 56। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपको लॉजिक समझ में आएगा दोस्तों तो आप बखूबी इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे बोलता है 56 बोलता है कि द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज इनिशियल इम्पॉसिबल। इस केस में क्या होगा दोस्तों, वाइड एब इनिशियो अप्लाई हो जाएगा। क्या अप्लाई हो जाएगा, बोलिए ना, क्या अप्लाई हो जाएगा, वाइड एग्रीमेंट। और अगर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जिसको आप बोलेंगे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, दैट बिकम्स व्हाट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑल्सो नोन एज, क्या लिखा है यहाँ पे, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, दैट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट when performance of a promise becomes impossible or illegal। बोल दिया ना, impossible हो या because of some illegal, मेरे केस में एग्जांपल में illegality आ गई, by occurrence of an unexpected event or change of circumstance, change of law, change of constitution, change of whatever, right? 370 वाला clause, yes or no, yes। अब आपको पता है 370 चेंज होने वाला, जानबूझ के उधर जाके अब आप जमीन खरीद रहे, आपको पता है, yes or no, यस। अब सामने वाले को पता है कि भाई खरीद नहीं सकते, बट आपको पता है कि 370 हटने वाला अभी मैं ले सकता हूं वहां पे, तो आप अगर ये जानते हुए ऐसी चीजें आप करोगे, बिकॉज ऑफ दैट सामने वाली पार्टी को लॉस होगा तो आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो, यस। Okay, the contract becomes void। आ गया, याद रखिएगा दोस्तों, contract becomes void, that is example change in law etc. In other words, sometimes the performance of contract is quite possible when it is made। उस समय valid था, possible था, but because of some reason, change on law, change in constitution या change of unexpected event, अगर कुछ भी यहाँ पे impossibility वाली बात आई तो उसे बोलेंगे subsequent और supervening, right? Yes or no? Yes। effect of impossibility क्या होगा, तो याद रखिएगा, initial impossibility है तो wide agreement, और अगर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, 100% श्योर शॉट, वेरी गुड, लेट्स गो अहेड। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 56 कवर हो गया। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गिविंग रीजंस। क्या बोल रहे साहब, अरे ये बोल कुछ नहीं रहा है, इसकी बात कर रहे हैं कि भैया इसकी जो ये नीचे दिया है इसकी वैलिडिटी प्रूफ करो। J contracts to take in cargo for K at a foreign port. Okay. J's government afterwards declares war। हो। J ने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा दोस्तों, ऑफर एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही, एग्रीमेंट बन चुका, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, ऑफर वैलिड, एक्सेप्टेंस वैलिड अलोंग विद द लॉफुल कंसिडरेशन, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट देयर आफ्टर जिस टाइम पे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया फॉरेन कंट्री के पार्टी के साथ, राइट, फॉरेनर के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी दो कंट्रीज के बीच में, बट आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ वॉर डिक्लेयर्ड बाय द बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी फुलफिल्ड। के वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट जे। क्या के जे के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। Because of supervening impossibility, contract becomes what? Void. Yes or no? Yes, very much yes. देख लीजिए यहाँ पे, as per section 56। अच्छा यहाँ पे क्या, जे को पता था क्या कि
जे की कंट्री और के की कंट्री के बीच में वॉर छिड़ जाएगा, नहीं। अगर पता होता तो फिर यस कंपनसेशन वाला क्लॉज भी लग जाता, बट एज सच दोनों को पता नहीं था, बोथ आर अनअवेयर अबाउट दैट अनएक्सपेक्टेड इवेंट व्हिच इज गोइंग टू बी हैपन, राइट। इन दैट केस नो वन इज लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर एनी लॉस टू द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। I hope I am clear. Yes, so hence K cannot file a suit against J for the non-performance of the contract. I hope I am clear. Yes, for non-performance. Institute भी गलत लिखता है, non-performance of the contract. Clear? Yes. Explain any 5 circumstances under which contracts need to be performed with the consent of both the parties. Oh my God. ये बोल रहा है एक्सप्लेन एनी 5 सर्कमस्टेंसेस, 5 ऐसे सर्कमस्टेंस सिचुएशन बताइए जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलिए, परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों। ऐसे तो मैंने बहुत जगह पे बताई हुई बात है ना, ज्वाइंट प्रॉमिस में भी बताया हुआ है, याद है? यस और नो? यस, 38 वाला केस कंडीशन वगैरह लगा दिया। 39 में अगर प्रोमिसर ने परफॉर्म नहीं किया तो क्या वहां पे नीड नॉट बी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, यस, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस लिखा ना हर जगह पे, यस। पर ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी 5 सर्कमस्टांसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। अब इन्हीं सारे सिचुएशन को सेक्शन 62 ने 62, 63, 64, 65 हर जगह पे बताया गया कि भैया आप जो है परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। नंबर 1 देखिए आगे 62, 62, 62 तीन चीजें तो 62 में ही दी है, तीसरी चीज 63 में दी है। 64 मैंने आपको बताया था कोएर्सन के वक्त, याद हो अगर, कोएर्सन था 15, याद करो 15 से अपन जाते थे 19, याद आया क्या? यस, 19 से अपन पहुंच गए थे 64 में एंड देन 72 में, कुछ याद आया हो अगर? हाँ सर याद आया, 64 में क्या होता था, रिस्टोरिंग बैक, याद आ गया? यस, कोई भी बेनिफिट लिया हो तो रिस्टोरिंग। अच्छा, कोएर्सन की बात किया था तो 19 में क्या लगता था, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और वाइडेबल में आपने क्या ऑप्शन चूज कर लिया, रिसाइंड करने के, याद आ गया, रिसाइंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? यस, 64 में तो जो भी बेनिफिट्स होता था उसकी रिस्टोरिंग बैक जो है, रिस्टोर बैक करना पड़ता था जो भी आपने बेनिफिट्स जो है वो रिसीव किया है, बिकॉज ड्यू टू कॉज ऑफ व्हाट, कोएर्सन। दिस इज व्हाट कॉल 64 कवर किया था, एंड 67 दैट इज निग्लेक्ट ऑफ व्हाट, प्रॉमिसिंग। अब इसको पढ़ने की बजाय अपन थोड़ा सा सेक्शन नहीं पढ़ ले? यस सर, सेक्शन पढ़ लेते हैं। तो 62, 63, 64, 67 आ जाइए। ओके चल आ जाते हैं, 56 हो गया ना? यस ना, ये रहा। और मैंने 61 तक जो है ये मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है, वो हम बाद में करेंगे। 59, 60, 61 ये 30 एंड 60, 62 से जो है वो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। ये बोलते हैं इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 3 वर्ड यहाँ पे यूज किया, मतलब 62 मतलब 3 जगह पे आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, 62 ही बोल देता है। देखो 2 लाइन का कॉन्ट्रैक्ट है, यस और नो? यस, इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। एक बात बताओ यहां पे क्या बोल रहा है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, जैसे बोला कि मैं आपको चाय दूंगा, आपने इसको जगह पे बोले चाय की रहने दो, कॉफी कर दो, चाय की जगह पे क्या कर दो, कॉफी कर दो। बोलो जरा फटाफट से, क्या किया आपने? ऑल्टरेशन इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। रिसाइंड की बात करना मतलब कैंसिल कर देना, कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इसकी वजह से आपने रिसाइन कर दिया या ऑल्टर कर दिया। ऑल्टर करने का मतलब क्या था? पहले बोला था 50 केजी चाय देना, अभी मैंने बोला नहीं 50 नहीं 70 केजी कर दो, तो अभी भी चाय ले रहे थे, तो सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों, ऑल्टरेशन है। तो क्या बोल रहा है, अगर सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, या तो रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, या तो ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी। क्या समझा? समझा या नहीं समझा? बोले हाँ सर।
अब आपको अगर इसी में एक एग्जांपल याद दिलाऊं, ए बोलता है बी से क्या, विल यू बाय माय पेन फॉर ₹500 फॉर रुपीज व्हाट 500। तो इसके पास आया तो इसको बेसिकली क्या देना चाहिए, एक्सेप्टेंस। बोले बोले नहीं 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 नहीं, आई एम रेडी टू बाय योर पेन, या वो ऐसे ऐसे लिख नहीं सकते ना, लिखने का तरीका ये, विल यू सेल योर पेन एट ₹450। ये किसका एग्जाम्पल है अगर आप बताओ। और अगर उसने ऐसा लिख दिया होता, इट इज कॉस्टली, आई एम रेडी टू बाय दिस पेन एट ₹450, विल यू सेल इट। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। मैंने क्या बोला था, ए ने जब ये ऑफर दिया तो इसको इसके ऑफर के बारे में पता नहीं था, इसने अपना ऑफर दे दिया, राइट। कुछ कहानी अगर याद आ रही तो इसको कौन सा ऑफर बोलते हैं दोस्तों, क्रॉस ऑफर। पर इस क्रॉस ऑफर को देने से ओरिजिनल ऑफर की जो एक्सेप्टेंस है वो खत्म हो जाती है, उसकी एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाती है। यस और नो, यस, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज निगोशिएशन हुआ। तो जहां पे निगोशिएशन आएगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, काउंटर ऑफर। बोले सर ये क्या बताने लगे आप, अपन तो वहां पे चल रहे थे सर, आप कुछ तो भी बताने लगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां पे जब ऑफर दिया, इसने क्रॉस ऑफर दिया, तो यहां पे बताओ ओरिजिनल, इस केस में ये क्या है दोस्तों, ओरिजिनल ऑफर। आप कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। दोनों ही केस में ये ओरिजिनल ऑफर है। तो क्रॉस ऑफर देने से या काउंटर ऑफर देने से क्या कॉन्ट्रैक्ट बना है, नहीं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। और चूंकि आपने क्रॉस ऑफर दे दिया, काउंटर ऑफर दे दिया, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑफर था वो क्या हो गया, उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो खत्म हो गई। यस और नो, यस। यहाँ पे ऑफर है, क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर के केस में ओरिजिनल ऑफर खारिज हो रहा है, पर सेक्शन 62 में ऑफर खारिज नहीं हो रहा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो रहा है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो खत्म हो रही है। आ रहा है बात समझ में, यस और नो। तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गई, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। इस केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनता जब ऑफर आ जाता और एक्सेप्टेंस आ जाता। तो यहाँ पे तो क्रॉस ऑफर इज अ न्यू ऑफर, काउंटर ऑफर इज अ न्यू ऑफर। अब अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्टेंस होगा, देन वैलिड कंसिडरेशन, देन एग्रीमेंट बनेगा एंड देन कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस केस में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है अभी तक। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है, यस। तो क्रॉस ऑफर काउंटर ऑफर जो है वो ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल करते हैं, और यहां पे जो 62 में है वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाता है दोस्तों, ऑफर को परफॉर्म नहीं किया जाता, क्योंकि ऑफर तो अभी एग्रीमेंट बना ही नहीं, तो इसके एग्जीक्यूशन की बात आएगी नहीं। आई होप आई एम क्लियर। तीन चीजें इससे निकला कि तीन चीजें अगर हो गई है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 62। 63 बोलते हैं प्रॉमिसिंग में डिस्पेंस विद और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। क्या बोला इसने, एवरी प्रॉमिसिंग में डिस्पेंस विद और रिमिट wholly or in part the performance of the promise made to him or may extend the time for such performance। A ने B को बोला, A ने B को बोला मेरी कार खरीद लो, will you buy my car at the rate of ₹6 lakhs। B क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, B क्या बोल रहा है, ओके एक्सेप्टेड, क्या बोल दिया, एक्सेप्टेड। लेटर ऑन क्या बोलता है, पहले तो एक्सेप्ट कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलते हैं, एवरी प्रोमिसिंग में डिस्पेंस विद और रिमिट। बोलता है नहीं दूंगा 6 लाख रुपए, जो करना है कर ले। क्या बोला, नहीं दूंगा 6 लाख, जो करना है कर ले। क्या कर दिया उसने, डिस्पेंस विद और इन पार्ट, होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम। वो बोले साहब अभी मैंने बोला था कल दे दूंगा, बट अब कल नहीं, मैं साहब
1 महीने बाद दूंगा, टाइम एक्सटेंड कर दिया, उस केस में क्या होगा, जैसे ही इसने कोई भी कंडीशन रखी, किसने, प्रोमिसी ने, तो अब प्रोमिसर चाहे तो अपना पार्ट जो है वो नॉन परफॉर्म कर सकता है, आप उसको केस नहीं कर सकते, सू नहीं कर सकते हो। 63 समझ में आ गया क्या? यस, प्रोमिसी अगर कोई भी कंडीशनल अप्रोच ला देता है अपने प्रॉमिस में परफॉर्म करने के लिए, टाइम एक्सटेंड कर देता है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, देन प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। आई होप आई एम क्लियर। यस, इश्क में तेरी खता को हमने सराखों ले लिया, माफ करके उसकी खता को हमने उसको सजा दे दिया। बोले ठीक है भाई, तू नहीं दे रहा तू जा, मेरे को दिक्कत नहीं है, पर याद रख तू मेरे ऊपर भी अब केस नहीं कर सकता, तेरे को माफ कर रहा हूं, पर यही तेरी सजा है कि अब तू मेरे नॉन परफॉर्मेंस के लिए मुझको सू नहीं कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर। यस, बहुत बढ़िया। 64 हमने आपको बता दिया, ये पूरा सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 वाला, 15, 16, 17, 18, 19, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है दोस्तों, वाइडेबल हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, वाइडेबल हो रहा है। ज्वाइंट प्रॉमिस के भी केस में वाइडेबल हो रहा है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी प्रॉमिस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, वाइडेबल हो रहा है, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी जो है उसको क्या कर रही है, रिसाइंड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, राइट, तो उस केस में उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात, और 62 बोलते हैं कि परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, कंपनसेशन वगैरह जो देना है वो बाकी के रेस्पेक्टिव सेशंस देखेंगे। 62 बस बोलेगा कि बस आपको डिस्चार्ज लेने की जरूरत नहीं, आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, कोई आपको सू नहीं करेगा। और बिकॉज ऑफ सम अदर दैट पार्टी अगर कुछ लॉस होता है, कुछ लॉस होता है, तो वो कंपनसेशन के लिए लायबल रहेंगे। जिसकी भी वजह से लॉस होगा वो कंपनसेशन पे करेगा, और जिसको लॉस होगा वो कंपनसेशन एक्सेप्ट करेगा। सिंपल एज दैट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, पक्का है? ओके। और 65 मैंने बताया था वाइडेबल के केस में, और यहां पे जैसे बायलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक के केस में क्या होता है दोस्तों, यस, बायलैटरल मिस्टेक के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया तो इस केस में भी नीड नॉट टू परफॉर्म है। कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, नीड नॉट टू परफॉर्म। अब जो कंपनसेशन की बात है वो 65 करेगा, 62 बोलेगा नीड नॉट टू परफॉर्म। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है व्हिच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट टू बी परफॉर्म, सो सेक्शन नंबर 62 का कॉन्ट्रैक्ट, 63 का कॉन्ट्रैक्ट, 64 का कॉन्ट्रैक्ट, 65 का कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होता है अगर, यस और नो? यस। ओके, ये तो कम्युनिकेशन की बात करते, 66 नहीं आएगा। 67 बोलता है इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस। अगर प्रॉमिसी ने निग्लेक्ट कर दिया, भाई प्रॉमिसर ने जो वादा किया था उसको नजरअंदाज कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो फिर प्रॉमिसर भी उसको नजरअंदाज कर दे, बोले ठीक है तूने नजरअंदाज किया तो मैंने भी तेरे को नजरअंदाज किया, जा बेवफा जा, अब जो मैंने वादा किया था उसको नहीं निभाऊंगा, तुमको जो करना है कर लो। सब 67 आ गया, राइट। यस, तुमने जो अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तुमने अगर नहीं देखा मुझको, तो मैं भी इस शहर छोड़ के चला जाऊंगा। गाना याद है ना? यस, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे जो है अप्लाई हो रही है दोस्तों। क्लियर? यस। तो इसी के साथ 67, तो दोस्तों यहाँ पे जो है नीड नॉट टू बी परफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट जो सेक्शन नंबर 62 से, कहां से था? यस, 62 से, राइट। 62 में 3 चीजें आ गई। 63 में जो है वो डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज रेमिटेंस की बात आ गई। 64 में रिसेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, 65 में वाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात। 66 छोड़ दो क्योंकि वो कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो कम्युनिकेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका सेक्शन नंबर 4 एंड 5 है। कम्युनिकेशन, तो जिस तरीके से आप ऑफर को कम्युनिकेट कंप्लीट करने की बात करते हो, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के कंप्लीट की बात करते हो, उसी तरीके से जब आप रिवोकिंग रिसेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो जब आप रिसाइंड कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, तो आप फिर उसी तरीके से जो है कम्युनिकेट करोगे जैसे आपने सेक्शन 4 में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के कंप्लीशन की बात की थी और 5 में रिवोकेशन के कंप्लीशन की बात की, तो उसी तरीके से यहां पे आप करोगे। आई होप आई एम क्लियर। यस, as applied to the communication or revocation of the proposal. Clear? Very good. 67 बोलता है नजरअंदाज करते हो, तो तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी, तुमने भी नहीं देखा मैं भी चली गई, बात खत्म। पिक्चर क्लियर? यस। इसी के साथ दोस्तों ये जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड अप्रोप्रिएशन एंड पेमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन पे। पर अभी हम कहां पे थे? यस, ये अब देख लो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नोवेशन आ गया,
दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ याद करने की जरूरत है, रेसेशन आ गया, बराबर है साहब। तीसरा ऑल्टरेशन आ गया, समझ में आ गया साहब। रिमिशन आ गया, ओके। रिसाइन सुवाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस। 67। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, पिक्चर क्लियर है दोस्तों? बोलो ना जरा फटाफट से। यस, पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। 100%? यस, वेरी गुड। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने शब्द यूज किया था कहां पे? सेक्शन नंबर 39 पे। 39 क्या होता है? अगर प्रॉमिसर ने, एग्जांपल मैंने दिया था, सोनू निगम को बुलाया गया कि भैया गाना गाओ, कितने हफ्ते तक? सपोज मान लो 15 दिन तक नॉन स्टॉप गाना गाना है आपको। किसने बुलाया था? बी ने बुलाया था। अब 10 दिन तक गाना गाए और एक दिन बोले भैया आज घूमने का मन हो रहा है, आज प्रोग्राम नहीं करूंगा। अब इसकी वजह से, मेरी बात ध्यान से समझना, बी चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा? रिसाइन कर देगा, कैंसिल कर देगा, नहीं कर सकता। पर अगर सोनू निगम ने बोला है कोई नहीं, आज 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 कुछ इमरजेंसी आ गई, बस आ जाना, बट आप टेंशन मत लो, कल परसों नरसों जो भी है प्रॉपर कंटिन्यूटी बेसिस पे प्रोग्राम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी के अब ऊपर है, चाहे तो वो रिसाइन कर दे, चाहे तो कंटिन्यूटी में कर सकता है। आ रहा बात समझ में? अगर वो कंटिन्यूटी में करता है तो मेरी बात ध्यान समझना, अगर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बोला? टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर को बी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। बट अगर टाइम इंपॉर्टेंट है, भाई 15 दिन, फर्स्ट 15 डेज मतलब फर्स्ट 15 उसके आगे नहीं होना चाहिए, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो वो कैंसिल कर सकता है और कैंसिल करने के बाद जो भी लॉस वगैरह होगा वो ले सकता है वो। पर अगर उसने कंटिन्यू कर दिया, समझ में आ गया? यस, कंटिन्यू कर दिया तो कैंसिल नहीं होएगा, पर हाँ उसकी वजह से 1 या 2 दिन का जो भी नुकसान हुआ है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 39। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे ही मैंने बोला कि एक दिन आज परफॉर्म नहीं कर रहा तो एक्चुअल में ब्रीच नहीं हो रहा है, पर ब्रीच हो सकता है बी के कहने पे, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब प्रोमिसर ने वादा किया और फिर बोलते हैं ये रोज तो निभा रहा हूं साहब, एक दिन नहीं निभाया तो क्या हो जाएगा? इसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों? एंटीसिपेटरी, मतलब चांसेस हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या कौन सा जो है ठप्पा दे दिया जाए, दैट इज अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल में ब्रीच नहीं हुआ, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एज सच वो नहीं कर रहा है बट इसे माना जा रहा है, राइट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पिक्चर क्लियर है? यस, ओके। तो इसमें मैंने वही आपको बता दिया। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है तो इफेक्ट क्या होगा? प्रोमिसी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो रिसाइन करेगा या तो नहीं करेगा। तो देखो, प्रोमिसी इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। फर्दर ही गेट्स एन ऑप्शन। प्रोमिसी इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस, है ना, उसको एक्सक्यूजन मिल जाएगा, अगर वो चाहेगा तो कैंसिल करेगा या तो नहीं करेगा। फर्दर ही गेट्स एन ऑप्शन नंबर 1 टू ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंड। मेरा यार नहीं, तुम एक दिन जा रहे हो, मेरा सब गड़बड़ हो जाएगा, आज का गुडविल खत्म हो जाएगा, कल से पब्लिक आना बंद कर देगी, मेरा पूरा पैसा बर्बाद, शो बर्बाद। भाई साहब जितना भी डैमेजेस हुआ है मैं आपको शो करूंगा, पैसा दे देना, बात खत्म। विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ड्यू डेट एक हफ्ते जो 15 दिन बाद खत्म होने वाला था, उस दिन का वेट नहीं करूंगा, आज ही मैं आपको केस करूंगा, सारा का सारा लगाऊंगा, तो आज का जो लॉस है बस उतना ही आप मेरे को दे देना, बात खत्म हो गई। दूसरा क्या बोलते हैं साहब? ही मे इलेक्ट नॉट टू रिसाइन। बोलते नहीं नहीं नहीं, कैंसिल नहीं करते, ठीक है चलो एक दिन वेट कर, एक दिन है, एक दिन कल प्रोग्राम करो। बोले हाँ साहब कल प्रोग्राम करो, बहुत बढ़िया साहब कल प्रोग्राम करना, कोई दिक्कत नहीं, बट आज का जो नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? तुम भरोगे, उसका कंपनसेशन दे दो, बात खत्म। मैं केस वेस नहीं कर रहा हूँ, बस कंपनसेशन दे दूंगा और आप कंटिन्यू करो कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। पर इस केस में मान लो एक दिन के बंद करने से आज का जो परफॉर्मेंस था वो नहीं हुआ, है ना, शो नहीं हुआ, कल से पब्लिक ने आना बंद कर दिया। अब जब पूरी पब्लिक ही नहीं आई तो अब क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल सर। तो इस इम्पॉसिबिलिटी को दोनों को अब भुगतना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? बोलो ना, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। और इसकी वजह से जो भी लॉस वगैरह हुआ है वो कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। I hope I am clear. Yes, but in this case, he will keep the contract alive for the benefit of other party as well as his own and the guilty party, if he so decides on reconsideration. सोनू निगम ने बोला कि ठीक है भाई, अगर आज की वजह से इतना है तो एक काम करो, आपने मेरे को 50 लाख देने के बाद किया था, 10 लाख कट कर लो यार, 40 लाख दे देना, रिकंसिडरेशन। एंड बोला हाँ चलो ठीक है 10 लाख, ओके चलो डन, मैं स्टिल परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
and can also take the advantage of any supervening him. तो अगर एक दिन के गैप से अगर अगले दिन पब्लिक ही नहीं है साहब, जीरो, शून्य बटा सन्नाटा, कोई भी नहीं है, फिर क्या होएगा साहब, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वाइड हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो, यस। तो नीड नॉट टू परफॉर्म, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, नीड नॉट टू परफॉर्मेंस। पिक्चर क्लियर है, यस। और वाइड कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या लग गया दोस्तों, 65। पिक्चर क्लियर, यस। तो इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो आज अपना जो सेशन है वो अपन ने क्या क्या कवर कर लिया, बोलो ना जरा फटाफट से। सिर्फ रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस छोड़ दो और एप्रोप्रिएशन वाला छोड़ दो। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहां से स्टार्ट हो रहा है, 51 से ना, हाँ 51 से लेके, ये देखिए 51 से लेके रेसिप्रोकल प्रॉमिस 52, 53, 54, 55, 56 हमने इम्पॉसिबल कवर कर लिया है, राइट, यस। 57, यस, 58 यहाँ, तो 51 से लेके 58 तक, बाकी का 59, 60, 61, राइट। ये जो है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स है, ये चीजें हम नेक्स्ट सेशन पे कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इजाजत दें। आज का सेशन बस यहीं तक। आराम से पढ़िए, मौज में पढ़िए, मस्ती में पढ़िए और अच्छे से समझते रहिए और समझ के उसको लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब आप एग्जाम में लिखने जाएं आंसर्स को तो कॉन्फिडेंस आपका बराबर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।